हेपेटाइटिस लीवर या जिगर की सोजिश को कहते हैं। जब भी कोई वायरस, मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस का वायरस आपके जिगर को इफ़ेक्ट करता है तो आपके जिगर का फंक्शन थोड़ा ख़राब हो जाता है, थोड़ी सी सोजिश हो जाती है, विच इज़ नोन एज हेपेटाइटिस, जिसको हम यरकान का नाम देते हैं। इस वीडियो में हम हेपेटाइटिस की इकसाम, वजूहात, अलामात और इलाज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी टाइप्स की। हेपेटाइटिस की जो मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं वो हैं हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी और ई हैं। इसके अलावा भी कुछ वायरस हैं जो हेपेटाइटिस करते हैं, जैसे हर्पिस, ईबीवी, सीएमवी। इनकी रेशो बहुत कम है। हेपेटाइटिस की मुख्तलिफ इकसाम हैं, जैसे एक्यूट हेपेटाइटिस, क्रोनिक हेपेटाइटिस। क्रोनिक हेपेटाइटिस हम तब कहते हैं जब हेपेटाइटिस, एक्यूट हेपेटाइटिस 6 माह से ज़्यादा पेशेंट को इफ़ेक्ट करे तो वो क्रोनिक हेपेटाइटिस की स्टेज में चला जाता है। जो मोस्ट कॉमन एक्यूट हेपेटाइटिस करते हैं वो ए और ई हैं, और जो मोस्ट कॉमन क्रोनिक हेपेटाइटिस करते हैं वो बी और सी हैं। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की। हेपेटाइटिस बी एक ऐसा वायरस है जो आपके लीवर को इफ़ेक्ट करता है। जब हेपेटाइटिस बी इफ़ेक्ट करता है तो जिगर में सोजिश हो जाती है और जिगर का फंक्शन ख़राब हो जाता है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की फैलने की वजूहात क्या हैं। हेपेटाइटिस बी फैलने के 3 अहम रूल हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रूल जिससे हेपेटाइटिस बी फैलता है वो एक खून से दूसरे इंसान के खून में मुंतकिल होना। ये इस तरह का होता है जब भी कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जिसके ऊपर हेपेटाइटिस बी वाले का खून लगा हो, जैसे रेज़र हो गया, ब्लेड हो गया, या ऑपरेशन के आलात जो प्रॉपर स्टरलाइज ना किए गए हों, उससे भी हेपेटाइटिस फैल सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट वजह जिससे हेपेटाइटिस बी फैलता है वो एक माँ से बच्चे को। इसमें दूसरी अहम वजह आपको गोशवार कराता चलूँ कि दूध पिलाने से हेपेटाइटिस बी और सी नहीं फैलता, लेकिन सिर्फ बच्चे की पैदाइश के दौरान ही फैलता है, तब बच्चे में मुंतकिल हो सकते हैं। और तीसरी इम्पॉर्टेंट वजह शोहर को बीवी से और बीवी को शोहर से या किसी भी जिस्म के जिनसी ताल्लुकात से हेपेटाइटिस बी फैल सकता है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट की कि इसका इलाज क्या है। हेपेटाइटिस बी एक मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किस स्टेज का पेशेंट में हमें हेपेटाइटिस पता चल रहा है। अगर इनिशियल स्टेज हैं, यानी जब हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा होता, उस वक्त हेपेटाइटिस का पता लग जाए तो मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज है। जब लीवर की कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएं, यानी खून की उल्टी आना, जिगर का सिरोसिस यानी जिगर का सिकुड़ जाना, पेट में पानी पड़ जाना, उस वक्त भी हेपेटाइटिस बी का इलाज तो किया जा सकता है, लेकिन इसके चांसेस क्योर होने के बहुत कम होते हैं। लेकिन हर स्टेज पर हेपेटाइटिस बी का इलाज किया जा सकता है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी और सी की सिम्पटम्स क्या हैं। हेपेटाइटिस बी और सी की एक बहुत अहम ख़ास बात यह है कि इनिशियली 5 साल से भी ज़्यादा पेशेंट को कोई सिम्पटम्स ही नहीं होती, इसलिए ज़रूरी है कि हमें एनुअल फीलिंग ज़रूर करवाएं हेपेटाइटिस बी और सी के, क्योंकि इसकी सिम्पटम्स ज़ाहिर ही नहीं होती। और जब सिम्पटम्स शुरू होती हैं तब पेशेंट का जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाता है और उसकी कॉम्प्लिकेशन जैसे कि खून की उल्टी आना, पेट में पानी पड़ना, बेहोश हो जाना, जब ये सिम्पटम्स आती हैं तब पता चलता है कि हेपेटाइटिस बी और सी है। हेपेटाइटिस बी और सी कैंसर में तब्दील हो सकता है। वो उस सूरत में होता है जब हेपेटाइटिस बी और सी की सिरोसिस स्टार्ट हो जाएं, यानी जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाए और बहुत अरसा पेशेंट को सिरोसिस की प्रॉब्लम रहे। इसके काफ़ी सालों बाद पेशेंट को लीवर कैंसर के चांसेस ज़रूर हो जाते हैं। इसलिए जिस पेशेंट को हेपेटाइटिस बी और सी हो और उसको सिरोसिस डेवलप हो रही हो तो उनको हम ये एडवाइस करते हैं कि वो हर 6 माह बाद अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, ताकि अगर उसको कैंसर डेवलप हो रहा हो तो अर्ली स्टेज में उसका इलाज किया जा सके, जो ये बताता है कि वायरस आपकी बॉडी में एक्टिव है कि नहीं। तो अगर एक्टिव है तो उसकी मिकदार कितनी है, उसकी मिकदार चेक करके ही उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। अब बात करते हैं डायग्नोस की कि इसकी तशख़ीस किस तरह की जाती है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट जो PCR होता है, ये टेस्ट करा के हेपेटाइटिस बी और सी को स्टेज कर सकते हैं। इसके मुताबिक उसका इलाज कर सकते हैं।
اور دوسرے ٹیسٹ ہم لوگ کرواتے ہیں بیلیروبین، کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ، لیور فنکشن اور الٹرا ساؤنڈ وغیرہ، جس سے اس کی تشخیص مکمل ہو جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں سجیشن کی کہ کون کون سی احتیاط کریں جس سے ہیپیٹائٹس سے بچا جا سکتا ہے۔ ہم سب کو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جب ہم باہر سے شیو کراتے ہیں یا اس طرح کا کام کراتے ہیں جس میں ریزر یوز ہوتا ہے تو وہ برائے نہیں ہونا چاہیے۔ استعمال شدہ سرنجز وغیرہ بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کی پرسنل چیزیں، نیل کٹر وغیرہ جیسے برش، صابن وغیرہ کسی سے بھی شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں ہیپیٹائٹس اے کی۔ ہیپیٹائٹس اے جو ہے ان ہائیجینک چیزوں سے ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ پانی استعمال کر لیتے ہیں جو کہ ان ہائیجینک یعنی گندا پانی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کہیں پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کی مکھیاں آ کے بیٹھ رہی ہیں، اسے گندا کر رہی ہیں، اگر ہم اسی گلاس میں پانی پئیں گے تو وہ فرسٹ سٹیج ہوتی ہے لیور خراب کرنے کی۔ ہیپیٹائٹس اے کی جو پہلی سٹیج ہے وہ جونڈس کی ہے، اور ہیپیٹائٹس اے کا جو بڑا کاز ہے وہ یہی گندا پانی اور بیڈ فوڈ وغیرہ ہے۔ اسی طرح جو فروٹ ہیں وہ بھی ہم ٹھیلے والوں سے لے لیتے ہیں، لیکن اس کے اوپر بہت سارا کچھ لگا ہوتا ہے جو مین ہیپیٹائٹس اے کی وجہ بنتا ہے۔ اگر کسی پیشنٹ کو جونڈس ہو بھی جائے تو میری اہم ایڈوائس ہے کہ وہ انار کا جوس استعمال کرے، کیونکہ انار کے اندر ایسے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو لیور کی ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اور دوسرا، ناریل کا پانی بھی استعمال کریں، کیونکہ ناریل میں ایسے اسٹرانگ نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو لیور کو بالکل درست کر دیتے ہیں اس ہیپیٹائٹس کی بیماری سے۔ آخر میں ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ٹیکنیکل فارماکالوجسٹ کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اس طرح کی آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔